हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे शिक्षा लोक यूट्यूब चैनल पर। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस क्लास में हम दोस्तों राजस्थानी भाषा और साहित्य टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस टॉपिक से कम 7 से 8 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो पिछली बार की बात करें तो लेवल 1 में कम से कम 8 से 9 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए थे। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस क्लास में जो भी हम पढ़ेंगे वह आपके बहुत ही उपयोगी होगा और निश्चित रूप से उनमें से प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास के अंत में हम आरबीएससी की कक्षा 10 की पुस्तक में जो भाषा और साहित्य टॉपिक दिया हुआ है उसका भी रिवीजन करेंगे और पिछली थर्ड ग्रेड भर्ती में पूछे गए प्रश्न को भी अंत में सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्लास को आपको पूरी देखना है, क्योंकि इस क्लास में आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज भी कराया जाएगा और ट्रिक के साथ इसी क्लास में हम इन सारी रचनाएं जो भी दे रखी है उन सभी को याद भी करेंगे। और यह पीडीएफ भी आपको अंत में बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। कि आपको यह पीडीएफ कहाँ से मिलेगी यह वीडियो के अंत में बताया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक पूरी देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली क्लास आपको किस सब्जेक्ट की चाहिए। वैसे कि दोस्तों, कंप्यूटर और विज्ञान की भी क्लास आने वाली है। उसमें भी हम एक ही क्लास में पूरा विषय है उसे पूरे विषय को एक ही बार में नोट्स के साथ पढ़ेंगे। कंप्यूटर की एक क्लास आएगी और साइंस की, जिसमें दोनों आपके क्लियर हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें अगली क्लास देखने के लिए। दोस्तों, इस क्लास में जो भी टॉपिक में जहाँ पर भी हाईलाइट करूँ वही आपको याद रखना है और वो जो इम्पोर्टेंट होगा वही आपको याद रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो दोस्तों, हम पहले पढ़ेंगे भाषा और बोलियाँ, उसके बाद साहित्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो भाषा और बोलियाँ में सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति। तो दोस्तों, उत्पत्ति की बात करें तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, तो 12वीं शताब्दी गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? 12वीं शताब्दी में गुर्जरी अपभ्रंश से। तो यह प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, भाषा का अपभ्रंश किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश किसे कहते हैं? किसी भाषा का टूटा फूटा या बिगड़ा हुआ रूप जो होता है वो अपभ्रंश कहलाता है। यानी कि जो भाषा एक व्यवस्थित नहीं हो और टूटा फूटा उसका रूप है उसे हम अपभ्रंश मानेंगे। जो गुर्जरी अपभ्रंश का टूटा फूटा रूप जो है वो राजस्थानी भाषा को कहा गया है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से 12वीं शताब्दी में हुई है। तो चलिए आगे। राजस्थान में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो राजस्थान में सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है। लेकिन राजस्थान की मातृभाषा की बात करें तो राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। अब देख लेते हैं हम भाषा की उत्पत्ति के बारे में राजस्थानी। तो सबसे पहले भारोपीय भाषा सबसे पहले आई दोस्तों। भारोपीय भाषा भारोपीय भाषा से आर्य भाषा बनी। आर्य भाषा से वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत 2 खंडों में बटी। एक थी पाली और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। तो हमें पाली को देखना है। पाली से बनी शौर्सेनी प्राकृत और मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। यानी कि दोस्तों, भारोपीय भाषा, भारोपीय से आर्य भाषा, आर्य से वैदिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत का भाग है पाली, और पाली से बनी है शौर्सेनी प्राकृत। तो इसी शौर्सेनी प्राकृत से है जो गुर्जरी अपभ्रंश का रूप हुआ है। शौर्सेनी प्राकृत से बनी है गुर्जरी अपभ्रंश। शौर्सेनी प्राकृत से गुर्जरी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और शौर्सेनी अपभ्रंश। तो तीनों का विकास हुआ। गुर्जरी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और शौर्सेनी अपभ्रंश, जो कि शौर्सेनी प्राकृत से बनी है। और अपभ्रंश का मतलब आपको पता ही है, ऊपर बता दिया। अब आगे बात करते हैं गुर्जरी अपभ्रंश से है जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर सीधा प्रश्न आए तो आपको राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से करना है। लेकिन अब आगे हम बात करते हैं कि विद्वानों के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, यानी कि जो भी अलग अलग विद्वान है उन्होंने अपने मत के अनुसार अलग अलग बताया है। तो देख लेते नागर अपभ्रंश। नागर अपभ्रंश भी देखिए दोस्तों, शौर्सेनी प्राकृत का ही एक भाग है जो नागर अपभ्रंश है। तो इससे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किसने मानी है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया ने जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी है? नागर अपभ्रंश से। ये जो आपको विद्वानों के अनुसार अलग अलग बताया गया है ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो नागर अपभ्रंश जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। आगे बात करते हैं गुर्जरी अपभ्रंश से। जो गुर्जरी अपभ्रंश महत्वपूर्ण है तो मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी। मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी। तो गुर्जरी अपभ्रंश आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गुर्जरी से हम ट्रिक के साथ याद करें तो गुर्जर एक गुर्जर महिला है जो कि मोती कम पहनती है। गुर्जर महिला मोती कम पहनती है। कम से के.एम. याद रख सकते हैं और मोती से मोतीलाल मेनारिया। तो गुर्जर महिला मोती कम पहनती है। तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं हम शौर्सेनी से। तो शौर्सेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किसने बताई? एल.पी. टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा। एल.पी. टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अब है सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। सौराष्ट्रीय अपभ्रंश डॉक्टर सुनीति
कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने शौर्सेनी अपभ्रंश से माना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मुख्य बात कौन कौन सी याद रखनी है मैं बता दूँ। यहाँ आपको सबसे पहले तो नागर अपभ्रंश और गुर्जरी अपभ्रंश दोनों याद रखना। गुर्जरी अपभ्रंश मोतीलाल मेहनारिया और के एम मुंशी, नागर अपभ्रंश जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेहनारिया। और सीधा प्रश्न आए राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति तो गुर्जरी अपभ्रंश। चलिए आगे चलते। अब है राजस्थानी भाषा का नामकरण। तो नामकरण देखते हैं दोस्तों, ये यहाँ से आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। तो उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में भीनमाल जालोर में कुंवल्यमाला ग्रंथ की रचना की। कुंवल्यमाला ग्रंथ की रचना किसने की है? उद्योतन सूरी ने। कब की? 778 ईस्वी में भीनमाल जालोर में कुंवल्यमाला ग्रंथ की रचना की। इसमें कुल 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। यह प्रश्न बहुत बार आया हुआ है पिछली प्रतियों में। इसमें कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? तो 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है कुंवल्यमाला में। इसमें मरु प्रदेश की भाषा जो है मरुवाणी या मरु भाषा का उल्लेख है, यानी कि राजस्थानी भाषा है वो उसी का नाम मरुवाणी या मरु भाषा के नाम से इस कुंवल्यमाला ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। यानी कि 778 वर्ष पहले, 778 ईस्वी में जो कुंवल्यमाला ग्रंथ लिखा उसमें 18 देशी भाषाओं का वर्णन है। उसमें से एक राजस्थानी भी है जिसका नाम वह मरुवाणी या मरु भाषा मिलता है। अब आगे देखते अबुल फजल आइन ए अकबरी। अबुल फजल ने कौन सी लिखी? आइन ए अकबरी की रचना अबुल फजल ने की। और कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि लिखी। इसमें भी मारवाड़ी का उल्लेख मिलता है। अब आगे देखिए, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कब किया? 1908 में। तो राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम, पहले इसे मरुवाणी या मरु भाषा कहा जाता था, तो इसे राजस्थानी नाम जो है वो सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसका नाम जो है राजस्थानी रखा है। और ये कब प्रयोग किया? 1908 में। इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन भी किया। राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में किया। ये भी आपको याद रखना है। जॉर्ज अब्राहम की पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो कि 1912 में लिखी, उसमें राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। इन्होंने राजस्थानी भाषाओं को 5 वर्गों में बांटा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा है राजस्थानी भाषा को? 5 भागों में। सबसे पहली है पश्चिमी राजस्थानी, जो कि मारवाड़ी व उसकी उपबोलियों से निर्मित है। तो 5 भाग पहले याद कर लेते हैं। पश्चिमी राजस्थानी, एक है दक्षिणी राजस्थानी, एक है उत्तर पूर्वी, एक है मध्य पूर्वी और एक है दक्षिण पूर्वी। तो ये मैप से समझे हम, तो ये राजस्थान मान लेते हैं, ये राजस्थान है। तो एक तो है इसमें पश्चिमी राजस्थानी, फिर है एक दक्षिणी राजस्थानी, एक है उत्तर पूर्वी, तो उत्तर पूर्व इधर हो जाएगा, ये इधर उत्तर पूर्वी। एक है मध्य पूर्वी, ये मध्य में पूर्व यहाँ पे, और एक है दक्षिण पूर्वी, ये दक्षिण पूर्व इधर आ जाएगा। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 भाग मान लेने। आपको ऐसे मैप बना के याद करना ताकि जल्दी याद हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी आती है। तो पश्चिमी राजस्थानी में तो हमने पढ़ लिया मारवाड़ी व उसकी उपबोलियाँ पश्चिम में आती है, पश्चिम में इसलिए। दक्षिण में जो निमाड़ी बोली है वो दक्षिणी राजस्थानी में आएगी, निमाड़ी जो है दक्षिणी राजस्थान। और उत्तर पूर्वी मेवात क्षेत्र जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र है तो मेवाती बोली उत्तर पूर्वी में। और मध्य पूर्वी में कोटा क्षेत्र है जो कोटा बारा, ये ढूंढाड़ क्षेत्र है, ये ढूंढाड़ी आएगी मध्य पूर्वी में। और दक्षिण पूर्वी, दक्षिण भाग जो मालवा के क्षेत्र से लगता है वो मालवी व रांगड़ी दक्षिण पूर्वी में आ जाएगा। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते। अब है एलपी टेसीटोरी ने अपनी पत्रिका इंडियन एंटीक्विटी को 2 भागों में बांटा है। यानी कि एलपी टेसीटोरी की पुस्तक है इंडियन एंटीक्विटी में इसने राजस्थानी भाषाओं को 2 भागों में बांटा। तो एलपी टेसीटोरी, एलपी 2 अक्षर है तो आपको याद रखना कि 2 भागों में बांटा। इसने बांटा एक पश्चिमी राजस्थानी और एक पूर्वी राजस्थानी। तो एलपी टेसीटोरी के अनुसार 2 भाग है, एक है पश्चिमी एक है पूर्वी। अब बात करते आगे। सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया का माना जाता है। यानी कि राजस्थानी भाषाओं का सबसे अच्छा वर्गीकरण जो है वो मोतीलाल मेहनारिया का माना जाता है। इन्होंने राजस्थानी भाषाओं को 5 बोलियों में बांटा है। यानी कि इन्होंने राजस्थानी भाषाओं को कितनी बोलियों में बांटा? 5 बोलियों में बांटा है। तो 5 बोलियाँ कौन कौन सी है? सबसे पहले है मारवाड़ी जो कि पश्चिम में बोला जाती है, दूसरी है मालवी, तीसरी मेवाती, चौथी ढूंढाड़ी और 5वीं जो है वागड़ी या बागड़ी जो कि दक्षिण में डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती। तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि मोतीलाल मेहनारिया ने राजस्थानी भाषाओं को 5 बोलियों में बांटा है। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ढूंढाड़ी, वागड़ी और वागड़ी या बागड़ी दोनों एक ही है। ये आपको याद रखना। तो आगे चलते। राजस्थानी भाषा की लिपि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको भाषा वाले इस टॉपिक में कि राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है। तो मुंडिया या महाजनी या बनिया लिपि है। तो कौन सी है? मुंडिया या महाजनी लिपि। इसका आविष्कार किसने किया? तो टोडरमल। तो राजस्थानी भाषा की लिपि मुंडिया या महाजनी लिपि है जिसका आविष्कार किया है टोडरमल ने।
तो आगे चलते, वर्तमान में राजस्थानी भाषा की लिपि देवनागरी है, यानी कि वर्तमान में बात करें तो राजस्थानी भाषा की लिपि, यानी कि हम राजस्थानी भाषा के कोई भी शब्द लिखते हैं तो अभी तो हम देवनागरी में ही लिखते हैं, जिस प्रकार से हिंदी लिखते हैं ऐसे। लेकिन प्राचीन समय में इसकी जो लिपि थी वो मुंडिया या महाजनी थी, जो कि बढ़िया लोग अपने यहाँ पे जो भी काम करते थे वहाँ पे वो इस लिपि का प्रयोग करते उनके बही खातों में। तो उस लिपि का तो आविष्कार टोडरमल है, बढ़िया या मुंडिया लिपि। लेकिन वर्तमान की बात करें तो देवनागरी लिपि है। अब बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो मंडारिनी या चीनी है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद नहीं रखना। राजस्थान का पूरे भारत में 7वां स्थान है, तो राजस्थानी भाषा का जो है 7वां स्थान है पूरे भारत में, और पूरे विश्व में इसका 16वां स्थान है, यानी बोलने वाले लोगों की बात है यहाँ पे। राजस्थान में वर्तमान में कुल 73 बोलियाँ बोली जाती है, राजस्थान में 73 बोलियाँ बोली जाती है। और राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल 17वीं सदी को माना जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना आपको कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को। अब बात करते हैं हिंदी भाषा दिवस, जो कि 14 सितंबर, आपको पता ही होगा हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, राजस्थानी भाषाओं को जो बोलियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वो हम पढ़ेंगे। राजस्थानी भाषा पहला है मारवाड़ी, दूसरा मेवाती, फिर इधर मालवी और ढूंढाड़ी। मारवाड़ी में कौन कौन सी आती है, तो मारवाड़ी में मेवाड़ी, वागड़ी या बागड़ी, घोड़वाड़ी, खेराड़ी, शेखावाटी और देवड़ावाटी। तो मेवाड़ी आपको निश्चित रूप से याद रखना है कि मेवाड़ी जो है वो मारवाड़ी की एक उपबोली है, तो मारवाड़ी के अंदर ही मेवाड़ी आएगी। मेवाती में आती है अहिरवाटी और कठेर मेवाती। अब मालवी की बात करें, मालवी में आएगी रांगड़ी, नेमाड़ी, रतलामी और उमठावाटी। अब ढूंढाड़ी में तोरावाटी, नागरचोल, राजावाटी, काठेड़ी, चौरासी, हाड़ोती। यहाँ से आपके प्रश्न निश्चित रूप से आएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रख ले। पिछली बार भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, आपको एक दिया जाएगा जैसे कि मारवाड़ी की कौन सी उपबोली नहीं है या है, तो ये आपको निश्चित रूप से याद रखना है। एक बार फिर से बता दूँ, मारवाड़ी में मेवाड़ी, बागड़ी, गोड़वाड़ी, खेराड़ी, शेखावाटी और देवड़ावाटी। अब मेवाती में अहिरवाटी और कठेर मेवाती। मालवी की बात करें तो रांगड़ी, निमाड़ी, रतलामी और उमठावाटी। वहीं ढूंढाड़ी की बात करें तो तोरावाटी, नागरचोल, राजावाटी, काठेड़ी, चौरासी, हाड़ोती। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मारवाड़ी की। अब मारवाड़ी की और भी बोलियाँ है, उपबोलियाँ जो कि वहाँ यहाँ दी हुई है। मारवाड़ी में थली, डांडी, डडकी, बांगड़ी, नागौरी और बीकानेरी। और ढूंढाड़ी में है जगरोती, किशनगढ़ी और अजमेरी। अब मारवाड़ी की बात करते हैं दोस्तों, हम एक एक बोलियों को पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए मारवाड़ी की बात करें, राज्य की सबसे प्राचीन बोली है। इसकी उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। तो 8वीं शताब्दी में गुजरी अपभ्रंश से, 8वीं शताब्दी गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है मारवाड़ी की। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाती है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है, यानी साहित्यिक रूप मारवाड़ी का कहें तो डिंगल कहलाता है। यानी कि डिंगल हो गया पश्चिमी राजस्थान में और पिंगल हो गया पूर्वी राजस्थान में, ये भी पूछा जा सकता है। तो मारवाड़ी का डिंगल हो गया, तो मारवाड़ी पश्चिम में बोली जाती है, तो डिंगल भी पश्चिम में। इसमें क्या होता है दोस्तों, स का उच्चारण ह के रूप में किया जाता है, यानी कि इसमें स शब्द जो अक्षर है इसका ह के रूप में बोला जाता है। शुद्ध मारवाड़ी जो है वो जोधपुर में बोली जाती है, और इसके अलावा नागौर, कुचामन, डिडवाना, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, झालोर, सांचौर, पाली व सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अधिकांश जैन साहित्य, चारण साहित्य, मीराबाई की रचना, पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाएं, राव जेतसिरो चंद, राज्या रसोटा, इन सब की भाषा मारवाड़ी ही है। अब हम बात करते हैं मारवाड़ी की उपबोलियाँ की। तो सबसे पहले आती है मेवाड़ी। मारवाड़ी की प्रमुख उपबोली है मेवाड़ी। यह राज्य की दूसरी प्राचीन बोली है, यानी कि सर्वाधिक प्राचीन तो हो गई मारवाड़ी और दूसरी प्राचीन पूछे तो मेवाड़ी है। इसकी उत्पत्ति 12वीं से 13वीं शताब्दी में हुई है। यह उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, सलूमर क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि ये मेवाड़ में बोली जाती है मेवाड़ी। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसे मारवाड़ी की उपबोली माना है, यानी कि इसके अनुसार ये मारवाड़ी की उपबोली है, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार। इसका शुद्ध रूप जो है मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते। अब है वागड़ी या बागड़ी। जो वागड़ी जो है ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो दक्षिण का क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है। इस भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव है, क्योंकि दक्षिण की सीमा लगती है गुजरात की यहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा से, तो वागड़ी पर गुजराती का प्रभाव है। अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है, यानी कि भीली बोली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब्राहम ग्रियर्सन ने किसे भीली बोली कहा है, तो वागड़ी को कहा है, क्योंकि यहाँ पे भील जनसंख्या ज़्यादा रहती है तो ये वागड़ी बोलते हैं, तो इसलिए इसे भीली बोली कहा है। संत मावजी ने अपने ग्रंथ चौपड़ा की रचना वाद विवाद शैली में वागड़ी में की है, यानी मावजी जो थे डूंगरपुर वो साबला के, उन्होंने अपनी रचनाएं वागड़ी में की है। अब अगली बोली है घोड़वाड़ी। तो यह झालोर जिले की आहोर तहसील से पाली की बाली तहसील तक बोली जाती है, और इसका मुख्य केंद्र जो है बाली है। घोड़वाड़ी यानी घोड़वाड़ क्षेत्र में, झालोर और पाली के क्षेत्र में बोली जाती है। नरपति नाल ने बिसलदेव रासो की रचना घोड़वाड़ी में की, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नरपति नाल ने बिसलदेव रासो की रचना घोड़वाड़ी भाषा में की है।
इसके बाद दोस्तों अगली जो बोली है हमारी वो है खेराड़ी। तो खेराड़ी बोली जो है यह शाहपुरा से टोंक तक क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि खेराड़ी बोली शाहपुरा से लगाकर टोंक तक में बोली जाती है। यह मीणाओं की प्रिय बोली है, यानी कि मीणाओं की प्रिय बोली कौन सी है? खेराड़ी। खेराड़ी जो है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी व हाड़ौती का मिश्रण है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे याद रखना। खेराड़ी बोली मेवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी प्लस हाड़ौती का मिश्रण है। ये बोली कहाँ जाती है? शाहपुरा से लेकर टोंक तक बोली जाती है और ये मीणाओं की प्रिय बोली है। तो ये आपको याद रखना है MDH, यानी कि खेराड़ी जो है MDH मसाला याद रखना है MDH। एम से मेवाड़ी, फिर ढूंढाड़ी और हाड़ौती, ये छोटे छोटे प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये खेराड़ी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा दो आप। अगली बात करते हैं हम, अगली बोली है शेखावटी। तो शेखावटी क्षेत्र में शेखावटी बोली जाती है। ये तो यह चूरू, झुंझुनू, सीकर व गंगानगर की सूरतगढ़ तहसील तक बोली जाती है। शेखावटी के बाद अगली बोली आती है, ये है देवड़ावाटी। देवड़ावाटी सिरोही में, देवड़ावाटी आपको याद रखना कहाँ बोली जाती है? सिरोही में। फिर है थली। थली जो है दक्षिणी बीकानेर व दक्षिण पश्चिम चूरू में बोली जाती है। थली कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी बीकानेर प्लस दक्षिण पश्चिम चूरू में बोली जाती है। अगली बोली है हमारी ढांटी। ढांटी बोली है, ये जो बाड़मेर में बोली जाती है। इसके बाद है ढडकी। ढडकी जो है जैसलमेर में बोली जाती है। फिर है बांगड़ी। एक तो है दोस्तों वागड़ी और ये है बांगड़ी। तो बांगड़ी और गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये आपको याद रखनी है, ये सारी मारवाड़ी की उपबोलियाँ है। तो कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है ये मुख्य रूप से याद रखना, क्योंकि ये जो प्रसिद्ध नहीं है बोलियाँ ज़्यादा, उनसे प्रश्न ज़्यादा आने की चांस है। आगे चलते, आगे देखते। अब है दूसरी बोली। दूसरी जो है वो है मेवाती। तो मेवाती है, यह अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डीग व खैरतल तिजारा में बोली जाती है। यह पश्चिमी राजस्थान व हिंदी के बीच सेतु का कार्य करती है, यानी कि ये राजस्थान है हमारा, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान और इधर जो है भारत के इधर अन्य क्षेत्र, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है और इधर इसके बीच में जो है ये मेवाती बोली जाती है, जो कि इनके बीच सेतु का कार्य करती है। ये आपको याद रखना। खड़ी बोली व ब्रज भाषा का प्रभाव है। इस पर खड़ी बोली व ब्रज भाषा का प्रभाव है। संत लालदास जी, चरणदास जी, सहजोबाई, कवि डूंगरसी, दयाबाई आदि की रचनाएं मेवाती में है। तो ये इंपॉर्टेंट लगा देना यहाँ पे। लालदास जी, चरणदास जी और सहजोबाई और दयाबाई और कवि डूंगरसी, इनकी जो रचनाएं है वो किस भाषा में है? तो वो मेवाती भाषा में। आगे चलते हैं। अब है मेवाती की उपबोलियाँ। मेवाती की कौन कौन सी उपबोलियाँ ये आपको याद रखना। तो पहली है अहिरवाटी या राठी। अहिरवाटी या राठी जो है यह यादवों की प्रिय बोली है। तो यादवों की प्रिय बोली अहिरवाटी या राठी मुंडावर, कोटपुतली व बहरोड वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है? मुंडावर, कोटपुतली और बहरोड वाले क्षेत्र में। जोधराज रचित, जोधराज द्वारा जो हमीर रासो ग्रंथ है और शंकर राव का भीम विलास, अली बख्शी ख्याल की भाषा अहिरवाटी है। तो ये आपको जोधराज वाला मुख्य याद रखना। हमीर रासो जो जोधराज ने रचा है, इसकी बोली कौन सी? अहिरवाटी है। और इसके अलावा जो है ये अली बख्शी ख्याल भी याद रखना आपको, अली बख्शी ख्याल की भाषा भी अहिरवाटी है। इसके बाद आती है कठेर मेवाती। कठेर मेवाती कहाँ बोली जाती है? अलवर, भरतपुर व प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। अब तीसरी प्रमुख बोली हमारी है वो है मालवी। अब मालवी की बात करते हैं तो मालवी जो है यह कोटा, झालावाड़ व प्रतापगढ़ में बोली जाती है, यानी कि मालवी जो है कोटा, झालावाड़ व प्रतापगढ़ मुख्य रूप से। यह मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रण है। जो मालवी जो है ये किसका है? मारवाड़ी व ढूंढाड़ी, ये आपको याद रखना है। मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रण मालवी। इस पर मराठी भाषा का प्रभाव है, यानी मालवी पर मराठी का प्रभाव है। यह राज्य की सबसे कर्णप्रिय बोली है, यानी कि मालवी जो बोली है वो बहुत ही मधुर है, यानी कि कानों को अच्छी लगती है, ऐसी कर्णप्रिय बोली है। ये आपको याद रखना। और इसमें ये मुख्य याद रखना, ये मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रण है जो मालवी है। इसके बाद अगली इसकी जो अब है मालवी की उपबोलियाँ देखते कौन सी है। तो पहली है निमाड़ी। निमाड़ी जो है यह प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है, प्रतापगढ़ क्षेत्र में। तो ये आपको याद रखना, निमाड़ी किसकी उपबोली है? मालवी की। आगे बात करते हैं रांगड़ी, यानी कि मालवी की दो उपबोलियाँ, एक निमाड़ी और दूसरी रांगड़ी। तो रांगड़ी यह झालावाड़ व प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है, मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण है। मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण कौन सी है? रांगड़ी। यह राज्य की सबसे कर्कश बोली है, यानी कि मालवी तो कर्णप्रिय और रांगड़ी जो है ये कर्कश बोली है। आगे हम बात करते हैं, अगली है जो ढूंढाड़ी, या इसे झाड़शाही भी कहते हैं या जयपुरी, क्योंकि ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर भी ढूंढाड़ क्षेत्र में ही आता है, इसलिए इसे जयपुरी भी कहते हैं। तो ये ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है? उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, यानी उत्तरी जयपुर को छोड़कर जो शेष जयपुर है वहाँ पर। इसके अलावा दौसा, टोंक, किशनगढ़ व पूर्वी अजमेर, मेरवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। इसका दोस्तों सर्वप्रथम उल्लेख 8 देश गुजरी
8 देश गुजरी नामक ग्रंथ में हुआ है। यानी कि ढूंढाड़ी का हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 8 देश गुजरी नाम का एक ग्रंथ है जो कि 18वीं शताब्दी में रचित है। इसमें हमें ढूंढाड़ी का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। यह जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी बोली है। ये आपको याद रखना, सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो ढूंढाड़ी है। इसमें 6 वर्ण की प्रधानता, ये प्रश्न पिछली बार भी आया हुआ है दोस्तों कई भर्तियों में, तो आपको याद रखना 6 वर्ण की प्रधानता किस बोली में, तो ये ढूंढाड़ी। तो दोस्तों हिंदी मिश्रित ढूंढाड़ी जो है उसे संदुकड़ी कहा जाता है। ये आपको याद रखना, संदुकड़ी जो है हिंदी मिश्रित ढूंढाड़ी, यानी ढूंढाड़ी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग जो होता है उस भाषा को संदुकड़ी कहते हैं। आगे चलते, संत दादू और उसके शिष्यों की भाषा ढूंढाड़ी है। ये आपको मोस्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। संत दादू जो है उनकी कौन सी भाषा है, उनकी ढूंढाड़ी। आगे चलते, अब ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ देखते। पहली है तोरावाटी, पहली उपबोली है तोरावाटी। तोरावाटी जो है कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो तोरावाटी कहलाता है। यह उत्तरी जयपुर, सीकर, नीम का थाना व झुंझुनू क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी है नागरचोल। नागरचोल है यह दक्षिणी पश्चिमी सवाई माधोपुर व दक्षिण पूर्वी टोंक में बोली जाती है। फिर तीसरी है राजावाटी, ये पूर्वी जयपुर व दक्षिण जयपुर। ये यहाँ पे आपको दोस्तों क्या याद रखना है कि ये कहाँ बोली जाती है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किसकी उपबोलियाँ है ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। यानी कि ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ तो है तो तोरावाटी, नागरचोल, राजावाटी, ये आपको याद रहना जरूरी है। चलिए आगे चलते। पांचवी जो है ये है चौरासी, तो ये दक्षिणी पश्चिमी टोंक व दक्षिण पूर्वी जयपुर में बोली जाती है। छठी है जगरोती, जगरोती करौली में बोली जाती है। फिर है हाड़ौती, हाड़ौती तो आपको पता है हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग केलोग ने किया, यानी हाड़ौती भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग केलोग ने किया भाषा के रूप में। वर्तनी की दृष्टि से राज्य की सबसे कठोर बोली है, यानी कि बोलने में थोड़ी कठोर है ये बोली। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हाड़ौती, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में हाड़ौती का प्रयोग हुआ। ये आपको याद रखना है कि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी रचना में कौन सी भाषा का प्रयोग किया, तो हाड़ौती। फिर है किशनगढ़ी, किशनगढ़ी जो है वो किशनगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। फिर है अजमेरी, अजमेरी अजमेर में बोली जाती है। अब बात करते हैं अन्य बोलियाँ की। अन्य कौन सी बोलियाँ है, तो एक है लोहांद और पंजाबी, ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में बोली जाती है, यानी कि जो पंजाब से लगता क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है। धावड़ी, धावड़ी जो है उदयपुर की तरफ बोली जाती है, उदयपुर साइड धावड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। फिर है नाड़िया, नाड़िया जो है पाली में बोली जाती है। अब है कुबड़ी, कुबड़ी जो है नागौर से अजमेर के बीच बोली जाती है। इसके बाद है माल खेराड़ी, माल खेराड़ी मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक में बोली जाती है। तो ये दोस्तों आपका बोलिया वाला टॉपिक तो पूरा हो गया है। अब हम आगे जो है आगे हम साहित्य वाला पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बोलियो वाला टॉपिक हमने पूरा कर लिया है, अब साहित्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आपको पूरी देखनी है, क्योंकि इस क्लास से आपको 7 से 8 प्रश्न, जो कि बहुत ही बड़ा मायना होता है, तो वो देखने को मिलेंगे। और ये जो टॉपिक है इसमें से हर बार यही सिलेक्शन की राह निश्चित करते हैं कि किसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये इसमें से थोड़े कठिन प्रश्न आते हैं जो कि हर किसी से होते नहीं है। तो आपको ये टॉपिक पूरा देखना है, और यहाँ आपको इसकी PDF भी लास्ट में दे दी जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए अब साहित्य वाला टॉपिक हम चालू करते हैं। तो अब साहित्य का पहले हम इसका जो है इसको साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, तो उस भागों को देखते। सबसे पहले है प्रारंभिक काल, फिर है पूर्व मध्य काल, तीसरा है उत्तर मध्य काल, और चौथा जो अभी चल रहा है वो है आधुनिक काल। तो राजस्थानी साहित्य को कितने भागों में बांटा, एक तो पहले वाला प्रारंभिक काल, फिर मध्य काल से भी पूर्व, यानी मध्य से थोड़ा पूर्व वाला जो काल है वो पूर्व मध्य काल, और मध्य काल के थोड़ा बाद वाला तो वो है उत्तर मध्य काल, और फिर चौथा है आधुनिक काल। तो मध्य काल को 2 भागों में बांटा, एक तो पूर्व मध्य काल, एक उत्तर मध्य काल। ये आपको याद रखना 4 ही भाग के नाम। तो प्रारंभिक काल है, इसे वीर गाथा काल कहा जाता है, प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा जाता है। तो प्रारंभिक काल की डेट क्या है, 1050 ईस्वी से 1450 तक, यानी 1050 से लेकर 1450 तक का काल जो वीर गाथा काल या प्रारंभिक काल है। फिर है पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा जाता है। मीराबाई की रचनाएं जो भी है वो भक्ति से भरपूर है, तो वो पूर्व मध्य काल में, तो पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा जाता है। ये है 1450 से लगाकर 1650 तक। फिर है उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल को कहा जाता है रीति नीति व श्रृंगार का काल, तो ये है 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक। फिर है आधुनिक काल, आधुनिक काल को विविध विधाओं का काल कहा जाता है, जो कि 1850 ईस्वी से वर्तमान चल रहा, निरंतर चल रहा उसे। तो ये आपको ये भाग भी याद रखने हैं आपको। सबसे पहले 1050 से 1450, फिर 1450 से 1650, फिर 1650 से 1850, और फिर 1850 से निरंतर। तो ये हमने देख लिया राजस्थानी साहित्य को 4 भागों में बांटा है, प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हम रचनाओं की बात करते हैं। अब इसमें प्रश्न यही ज़्यादा आता है कि किसकी कौन सी ग्रंथ या रचना है, उसके लेखक कौन है, या उसको कितने लिखा है,
तो यही प्रश्न पूछे जाते। तो सर्वप्रथम हम जो है उनकी बात करेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इनकी रचनाओं के क्या नाम है? गुलेरी की रचनाएं के नाम याद रखने हैं आपको। उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और बारात लौट गई। इनकी ये 4 महत्वपूर्ण रचनाएं जिनके नाम आपको याद रखना है। पहली है उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और बारात लौट गई। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की आपको 4 रचनाएं याद रखनी है। उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और बारात लौट गई। तो ऐसे प्रश्न आएंगे कि इसमें से कौन सी रचना इनकी है या नहीं है, या किसकी रचना है ये। अब आगे बात करते। आगे है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। ये आपको महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है। जो भी महत्वपूर्ण होगी उस पर मैं हाईलाइट कर दूंगा, तो आपको वही ज़्यादा याद रखना है। तो चंद्रधर यादवेंद्र शर्मा चंद्र, इनका जन्म जो है बीकानेर में हुआ और इनकी मृत्यु जो है जयपुर में हुई। लाज राखो रानी सती फिल्म की कहानी यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने लिखी। यानी कि लाज राखो रानी सती फिल्म जो बनी है उसकी कहानी जो है वो इन्होंने ही लिखी है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। अब इनकी रचनाओं की बात करते। तो पहली है जमारो, दूसरी जोग संजोग, तीसरी समंद और थार, चौथी जनानी ड्योढ़ी, पांचवी चांदा सेठानी, छठी खून का टीका, सातवीं एक और मुख्यमंत्री और आठवीं है हूँ गोरी किण पीवरी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो आपको याद रखनी है दोस्तों। इसका नाम है हूँ गोरी किण पीवरी। इसके लेखक कौन है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र। और मेहंदी के फूल, ये दोनों आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। अगली है खम्मा अन्नदाता, तारारो घर, हजार घोड़ोरा सवार। ये भी महत्वपूर्ण है, जिस पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वो आपको निश्चित रूप से याद रखनी है। हजार घोड़ोरा सवार, मिट्टी का कलंक, शेख चिल्ली, सन्यासी और सुंदरी, तेरा मेरा उसका सच, मेरी प्रेम कहानियाँ और जंजाल। दूसरी आपको याद रहे या नहीं रहे दोस्तों, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो याद रखनी है। और ये PDF में आपको दे दूंगा, तो इसे 1-2 बार आप पढ़ लेंगे तो ये सब याद हो जाएगा। चलिए आगे। अब है कन्हैया लाल सेठिया। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। तो कन्हैया लाल सेठिया जी का जन्म जो है 1919 में सुजानगढ़ चूरू में हुआ। इन्हें राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह कहते हैं, यानी कि इन्हें राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह कहते हैं। 2004 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। ये भी आपको याद रखना है कि इन्हें पद्मश्री कब मिला? 2004 में, और राजस्थान रत्न पुरस्कार। राजस्थान रत्न आपको किसी का भी पूछे, ज़्यादातर 2012 ही होता है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब इनकी रचना की बात करते हैं। वन फूल, तो यह इनका प्रथम काव्य संग्रह था। कन्हैया लाल सेठिया का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? वन फूल, ये आपको याद रखना है। फिर है अग्निवीणा। इस ग्रंथ के कारण बीकानेर रियासत ने इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। तो अग्निवीणा पर इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था। तीसरी है जमीरो धनीकुण, चौथी है मायड्रो हेलो। राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने जिस रचना की है वो है मायड्रो हेलो। तो ये महत्वपूर्ण है, मायड्रो हेलो याद रखनी है। फिर है धरती दोरारी, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। फिर है जन्म बॉम्ब। फिर है पाथल पीथल। पाथल पीथल भी आपको याद रखना, जिसमें पाथल तो प्रताप को कहा गया है, महाराणा प्रताप को, और पीथल जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। आठवीं है लील टांस। इस ग्रंथ पर इन्हें 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। अब नवी है शबद। 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला, शबद पर सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला। फिर है नी ग्रंथ। 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार मिला, यानी नी ग्रंथ पर मूर्ति देवी पुरस्कार मिला। 11वीं है सतवादी, तो टाटिया पुरस्कार दिया गया है सतवादी पर। फिर है मिंजर, मिंजर भी महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। फिर 13वां है धर कूचा धर मंजला। फिर है हेमाणी। फिर है रमणीयरा सोठा। फिर 16वीं है सौगंध है तुम्हें सिरोई के वीरों की। फिर है मेरा युग। 18वीं प्रतिबिंब। फिर 19वें है कक्को कोडरो। फिर 20वीं लीक लिकोड और 21वीं कुकू। फिर ढींट, फिर गलगचिया और अघोरी काला। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं, लेकिन आपको महत्वपूर्ण ही याद रखनी है। मैं जिस पर भी हाईलाइट कर रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। आपको मायड्रो हेलो एक महत्वपूर्ण याद रखनी है। धरती दोरारी है। इसके बाद लील टांस, पाथल पीथल, फिर है मिंजर है, फिर ये रमणीयरा सोठा, ये तो है ही। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी, इन्हें आपको याद रखना जरूरी है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब पहले इन्हें मिटा देता हूँ मैं सबको। इसके बाद है दोस्तों लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो आगे है लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत है, इनके बारे में पढ़ते। इन्हें रानी जी के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को रानी जी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1916 में देवगढ़ राजसमंद में हुआ था। 3 बार भीम राजसमंद से विधायक रही और राज्यसभा सांसद भी रही है। 1984 में पद्मश्री पुरस्कार मिला और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला। इनकी रचनाओं की बात करते, पहली है मुमल। ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना दोस्तों। मुमल रूसी कथाओं का गजबड़ नाम से अनुवाद किया, यानी कि इन्होंने रूसी जो है
कथाएं उनका गजबड़ नाम से अनुवाद भी किया। फ्रांसीसी साहित्यकार फ्रांसिस टेफ्ट ने फ्रॉम पर्दा टू पीपल नाम से लक्ष्मी कुमारी की जीवनी लिखी। ये आपको याद रखना है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मूमल आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है इनकी रचनाएं। फिर अगली रचना है मांझल रात, फिर है टाबरारी बाता, चौथी अमोलक बाता, पांचवी हूँ कारारो दोसा, फिर छठी है केरे चकवारी बात। ये महत्वपूर्ण है आपको दोस्तों, ये तो याद रखनी है। तो ये जो है केरे चकवारी बात, ये महत्वपूर्ण है इनकी रचना, ये आपको याद रखनी है। फिर आगे है बागो भारमली, पाबूजीरी बात, डूंगची जहारजीरी बात, बगड़ावत महागाथा, शाबाश मारी जू, हिंदू कुश के उस पार, लेनिन री जीवनी, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा और लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं है, ये इन्हें याद रखनी है, अपन को याद रखनी है। इनमें पहली मूमल महत्वपूर्ण है और एक है केरे चकबारी बात, ये दोनों आपको महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से याद रखनी है। आगे बात करते हैं विजयदान देथा, जिन्हें कि बिज्जी जी नाम से भी जाना जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। विजयदान देथा की आपको सारी रचनाएं याद रखनी है। तो चलिए विजयदान देथा की बात करते हैं। तो इनका जन्म 1926 में बोरुंडा जोधपुर में हुआ था। इन्होंने 1960 ईस्वी में कोमल कोठारी के साथ मिलकर बोरुंडा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना। रूपायन संस्था की स्थापना किसने की? रूपायन संस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। तो इसकी रूपायन संस्थान की स्थापना विजयदान देथा ने बोरुंडा जोधपुर में की। इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजस्थान का शेक्सपियर विजयदान देथा को कहा जाता है, जो बिज्जी उपनाम से जाने जाते हैं। इन्हें 2007 में पद्मश्री तथा 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ये राजस्थान रत्न मैंने बोला आपको 2012 ही है अधिकतर के, तो 2007 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं। बातारी फुलवारी, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। बातारी फुलवारी, ये इसमें कुल 14 खंड है। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है कि बातारी फुलवारी के कुल कितने खंड है, तो 14 खंड है। इसके 10वें खंड के लिए 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। यानी बातारी फुलवारी के 10वें खंड के लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगली इनकी रचना है वो है दुविधा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दुविधा पर जो है दोस्तों पहेली नामक फिल्म भी बन चुकी है। इनकी दुविधा जो रचना है इस पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है पहेली। इसके बाद है चरणदास चोर है, परिणीति नामक फिल्म बनी है। चरणदास चोर पर परिणीति नामक फिल्म बनी है। उसके बाद है चौधराइन की चतुराई, लाजवंती, टिड्डो रोव, अलेखू हिटलर, मारो बदलो, बापू के 3 हत्यारे, उलझन, रुख, मेरा दर्द ना जाने कोई। तो इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो इनकी एक तो दुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बाद चरणदास चोर है, फिर है चौधराइन की चतुराई, और इसके बाद अलेखू हिटलर और बापू के 3 हत्यारे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं फेमस है इनकी, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते इनकी कथाओं का संकलन 2011 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुआ था। इनकी कथाओं का संकलन 2011 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुआ था, जिसे भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली ने सपन प्रिय नाम से प्रकाशित किया। किस नाम से? सपन प्रिय नाम से प्रकाशित किया। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको आगे याद रखना है। आगे आती है दोस्तों मणि मधुकर। मणि मधुकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके भी आपको रचनाओं का याद रखना है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है पग फेरो, जो कि आपने पहले भी एग्जाम में देखी होगी, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है मणि मधुकर की पग फेरो रचना। इसके बाद है भरत मुनि के बाद हवा में अकेले, सोजती गेट। सोजती गेट भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी है। इसके बाद पत्तों की बिरादरी, सफ़ेद मेमने, सरकंडे की सारंगी, मेरी स्त्रियाँ, और फिर है सूधी सपनों के तीर और रस गंधर्व। तो इसमें ये 3 महत्वपूर्ण है दोस्तों मणि मधुकर की। पहली तो पग फेरो और दूसरी सोजती गेट, ये 2 महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको याद रखनी है, दूसरी रहे या ना रहे। आगे बात करते हैं दोस्तों नारायण सिंह भाटी। अगले जो कवि है या लेखक जो है नारायण सिंह भाटी, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? बरसोरा डिंगोड़ा डूंगर लांगिया। बरसोरा डिंगोड़ा डूंगर लांगिया और मिनक ने समझाणो दोरो है, ये 2 रचनाएं महत्वपूर्ण याद रखनी है। इसके बाद ओल्यू, सांझ, परमवीर, दुर्गादास और मीरा, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद आते हैं रांगे राघव। रांगे राघव की प्रमुख रचनाएं है गरोंदे, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज़, मुर्दों का टीला, सीधा साधा रास्ता और गदल जो है इनकी कहानी सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है, ये आपको याद रखनी है। आगे है रेवतदान चारण। रेवतदान चारण की है बरखा बींदनी, धरतीरा गीत, नेहरू ने ओढ़ियो, ये आपको रेवतदान चारण की याद रखनी है। इसके बाद नतमल जोशी जो भी एक खास है, ये भी आपको याद रखनी है, इनकी भी रचनाएं। तो आबे पटकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, नतमल जोशी की आबे पटकी। इसके बाद धोरेरा धोरी। धोरारा धोरी एलपी टेसिटोरी पर लिखा गया है। धोरारी धोरी किस पर लिखा गया? एलपी टेसिटोरी पर। एक बिंदनी, 2 बींद, परनियोड़ी कुंवारी, सबदड़ा, मेहंदी कनारे
अरगुलाल। तो इनकी ये महत्वपूर्ण रचना जो है आर्यभट्ट की है पहली, फिर दोहरा दोहरी और एक बिंदरी दो बिन, ये आपको याद रखनी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते अर्जुन देव चारण। अर्जुन देव चारण की प्रमुख रचना है बोल मारी मछली इतनो पानी और रिंद्रोई। ये दो ही है, दो याद रखनी है आपको, बोल मारी मछली इतनो पानी और रिंद्रोई, ये अर्जुन देव चारण की है। इसके बाद आते हैं सत्य प्रकाश जोशी। इनकी भी ये रचना महत्वपूर्ण है, बोल भारमली आपको याद रखनी है, सत्य प्रकाश जोशी और राधा सोन मिरगला और लश्करना थमे। तो बोल भारमली महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है दोस्तों सत्य प्रकाश जोशी की। अगले जो है ये है चंद्र प्रकाश देवल। इनकी दो रचनाएं याद रखनी है आपको, पागी और कावड़, चंद्र प्रकाश देवल की। आगे है दोस्तों कवि राजा श्यामल दास दधिवाड़िया। तो दोस्तों कवि राजा श्यामल दास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको याद रखना है। तो इनके बारे में पढ़ते। इनका जन्म जो है दोस्तों धोकड़िया गांव भिलवाड़ा में हुआ था। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के दरबारी थे। शंभू सिंह ने इनको मेवाड़ का इतिहास लिखने का जिम्मा सौंपा था। तो इन्होंने मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के काल में वीर विनोद ग्रंथ की रचना की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीर विनोद की रचना कवि राजा श्यामल दास ने की। यह 5 खंडों में है। कितने खंडों में? 5 खंडों में, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद इसके प्रथम खंड में अमेरिका, यूरोप और मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है तथा बाकी 4 खंडों में मेवाड़ का इतिहास है। तो वीर विनोद के कितने खंड है? कुल 5 खंड है, तो आपको ये याद रखना है। इस ग्रंथ के कारण सज्जन सिंह ने इनको कवि राजा महामहो उपाध्याय की उपाधि तथा अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि दी। ये उपाधियां भी महत्वपूर्ण याद रखनी है। केसर ए हिंद की उपाधि तो अंग्रेजों ने दी, लेकिन कवि राजा महामहो उपाध्याय की उपाधि महाराजा सज्जन सिंह ने दी। इसके बाद बात करते हैं हम मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इस ग्रंथ के प्रकाशन पर रोक लगा दी। यानी वीर विनोद के प्रकाशन पर रोक लगाई महाराणा फतेह सिंह ने। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी भी रचनाएं आपको याद रखते। इनके गुरु थे वो दादूपंथी स्वरूप दास जी थे। इनके पिता चंडीदान मिश्रण थे। इनका जन्म हरना गांव बूंदी में हुआ। यानी सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1872 में हरना गांव बूंदी में हुआ। यहीं पर इनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। यहाँ पर इनकी मूर्ति का अनावरण भी किया गया अभी सरकार द्वारा। ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी थे। इन्हें राजस्थान का राज्य कवि व वीर रसावतार कवि कहते हैं। राजस्थान का राज्य कवि किसे कहते हैं? सूर्यमल मिश्रण को। और वीर रसावतार यानी वीर रस से भरपूर रचनाओं का ये रचनाएं रचित करते थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हाड़ौती का प्रयोग किया है। यानी कि इन्होंने अपनी रचनाओं में हाड़ौती भाषा का प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचना है वंश भास्कर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। डिंगल साहित्य, ये बूंदी राज्य का इतिहास दिया गया है। यानी कि वंश भास्कर में बूंदी राज्य का इतिहास का वर्णन है। इससे पूर्ण इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है कि वंश भास्कर को पूरा किसने किया? तो इनका दत्तक पुत्र था मुरारी दान, उसने पूरा किया है। इसमें दोहा चंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है वीर सतसई। दूसरी प्रमुख रचना है वीर सतसई। ये भी आपको याद रखनी है दोस्तों, वीर सतसई। इसमें 288 दोहे 1857 की क्रांति की घटनाओं का वर्णन किया गया है वीर सतसई में। इसके बाद तीसरी रचना है राम रंजाट। यह प्रथम रचना है। ये राम रंजाट जो है सूर्यमल मिश्रण की प्रथम रचना है। इसके बाद बलवंत विलास, सती रासो, चंदो मयूख, धातु रूपावली, ये इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं। अगली जो साहित्यकार है वो है केसरी सिंह बारहट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें भी आपको याद रखना है। तो इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म शाहपुरा भिलवाड़ा में हुआ था। ये डिंगल के उच्च कोटि के कवि थे। चेतावनीराज चुंगटिया बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, आपको याद रखना। चेतावनीराज चुंगटिया जिसमें 1308 थे, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा। ये किसने लिखे? केसरी सिंह बारहट ने चेतावनीराज चुंगटिया की रचना की। ये आपको याद रखना है। आगे इनकी प्रमुख रचना है कुसुमांजलि, कविराज श्यामल दास की जीवनी, बुद्ध चरित्र का अश्वघोष नाम से अनुवाद, रूठी रानी चरित्र, दुर्गादास चरित्र, पद्मिनी चरित्र, राज सिंह चरित्र और प्रताप चरित्र, ये आपको याद रखने। इसके बाद है शिवदास गार्डन। ये एक अच्छे गद्यकार के साथ एक अच्छे पद्यकार थे। अचलदास खींची वचनिका, यह ग्रंथ गद्य और पद्य अर्थात चंपू शैली में रचित है। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अचलदास खींची की वचनिका किसने लिखी है? तो शिवदास गार्डन ने। ये चंपू शैली में रचित है। चंपू शैली किसे कहते हैं दोस्तों? जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो उसे चंपू शैली कहते हैं। इसमें घाघरोन के साके का वर्णन भी मिलता है। अगली बात करते हैं, अगले कवि जो है साहित्यकार वो है मूर्णोत नैन्सी। ये मारवाड़ रियासत के दीवान पद पर कार्यरत थे तथा मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। यानी कि जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने जेल में
कर्जे से परेशान होकर आत्महत्या कर दी। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको मारवाड़ या राजपूताने का अबुल फजल कांय तथा डॉक्टर कानूनगो ने अबुल फजल से ज़्यादा योग्यशाली बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से आपको ये याद रखना है कि हुणोत नैन्सी जो है इन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने मारवाड़ या राजपूताने का अबुल फजल कांय और कानूनगो ने इन्हें अबुल फजल से भी योग्यशाली बताया है। इसके बाद है दोस्तों ललित विग्रहराज, जो कि महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज की रचना किसने की है? सोमदेव ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ललित विग्रहराज सोमदेव। इसकी भी भाषा संस्कृत है। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान था। इस ग्रंथ में विग्रहराज चतुर्थ तथा इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल दे के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। इसकी कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर भी उत्कीर्ण है, यानी ललित विग्रहराज की भी कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े पर उत्कीर्ण है। इसके बाद आता है दोस्तों बिहारी सतसई। बिहारी सतसई की रचना की है महाकवि बिहारी ने। इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा की श्रृंगार रस की उत्कृष्ट रचना है। ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई है बिहारी सतसई की। इसमें 713 से 719 दोहे हैं। महाकवि बिहारी मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी विद्वान थे और मिर्जा राजा जय सिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण अशर्फी दिया करते थे। इसके बाद है एकलिंग महात्मय। एकलिंग महात्मय की रचना की है कान्हा व्यास ने। इसकी भाषा संस्कृत है। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय राजवर्णन का लेखन राणा कुंभा ने किया। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। एकलिंग महात्मय की रचना कान्हा व्यास ने की है। इसके बाद आती है दोस्तों गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है। गीत गोविंद पर टीका रसिक प्रिया राणा कुंभा ने लिखी है, यानी गीत गोविंद पर टीका रसिक प्रिया जो है उसकी वो राणा कुंभा ने लिखी है। आगे देखते दोस्तों, अब है गीत गोविंद टीका नामक ग्रंथ मीराबाई ने लिखा है। गीत गोविंद टीका नामक ग्रंथ जो है वो मीराबाई ने लिखा है। नागर समुच्च नागरीदास या सावन सिंह ने। राजियारा सोठा कृपाराम खिड़िया, यह डिंगल साहित्य है। राजियारा सोठा कृपाराम खिड़िया द्वारा लिखे गए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आंधे ने आख्या, महकती काया मुलकती धरती, पिरोल में कुत्ती ब्याई। ये सब रचना अन्नाराम सुदामा की है। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ये कुछ ऐसी रचनाएं दोस्तों एग्जाम में पूछते, पिछली बार भी बहुत ही कठिन प्रश्न आए इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरह से पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आते और अच्छे लेवल के प्रश्न आते। तो ये थोड़ा सा टॉपिक और बचा है हम पूरा करने वाले, और उसके बाद कक्षा 10 की RBSC की बुक में जो दे रखा है वो भी हम इसमें देख लेंगे थोड़ा सा। उसमें भी उससे भी प्रश्न आने के चांस ज़्यादा है। आगे देखते, दारूरो दोष, अमलरा आंगणा, भजनरी महिमा, चपनियरी चोरारा रोल। ये उमरदान चारण द्वारा रचित है। ऐसी रचनाएं पूछते जो ज़्यादा फेमस नहीं है वही प्रश्न आता है इसमें, तो ये आपको सब याद रखना है। इसके आगे है राजस्थानी थापे, अजूबा राजस्थान, मरवण मांडने। ये है महेंद्र सिंह भाणावत। ये PDF आपको मिल जाएगी, तो आपको इसे 2-3 बार पढ़ लेना है जिससे कि याद हो जाए। इसके बाद है सेनानी चौरी कोडमदे। ये मेघराज मुकुल द्वारा रचित है। मेघराज मुकुल प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है दोस्तों रुक्मणी हरण और नाग दमन। ये है सायाजी झूला। इसके बाद है हाला झालारी कुंडलिया और हरिरस। ये ईश्वरदास बारहट। ये तो महत्वपूर्ण है दोस्तों। हाला झालारी कुंडलिया तो आपको याद रखना ही है, ईश्वरदास बारहट। इसके बाद आगे हम बात करते, हाँ चांद मेरा। ये है हरिराम मीना की। अलेखू अंबा कमल रंगा की। ढोला मारूरा दोहा, ढोला मारूरी चौपाई और ढोला मारूरी बात। ये तीनों महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना। तो ढोला मारूरा दोहा तो कवि कल्लोल, ढोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ और ढोला मारूरी बात खुशाल चंद। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। हाईलाइट कर देता हूँ। इसके बाद आगे दोस्तों बात करते, समरा इच्छ कहाँ, हरिभद्र सूरी, प्रबंध कोश राजशेखर सूरी, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग। इसके बाद आता है दातार बावनी, निजी मंजरी, वीर विनोद, आयो अंग्रेज मुलक रे माई। ये है बाकी दास की। इसके बाद आगे हमीर महाकाव्य, हमीर हट और हमीरायण। ये भी आपको याद रखना है। तो हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर हट एक चंद्रशेखर है और एक हमीर हट ग्वाल कवि है। इसके बाद हमीरायण भांडव व्यास। आगे सूर्जन चरित्र जो कि चंद्रशेखर द्वारा रचित है। पृथ्वीराज विजय जो कि संस्कृत में है, ये जयानक द्वारा। पृथ्वीराज विजय जयानक। भाषा भूषण माणिक चंद सूरी और जसवंत जसोभूषण मुरारी दान। नेह तरंग बुद्ध सिंह। इसके बाद बुद्धि विलास भक्तराम शाह, रणखार जितेंद्र सोनी। आगे अब राजस्थान साहित्य विशेष तथ्य पढ़ लेते हैं राजस्थानी साहित्य के बारे में। तो राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो ये है कन्हैयालाल सेठिया। यहाँ से महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखने सारे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो राजस्थानी साहित्य विशेष तथ्य, तो भीष्म पितामह राजस्थानी भाषा का कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है।
कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। राजस्थान पत्रकारिता का भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा। डिंगल पर्यायवाची कोश, इसकी रचना की अवधानमाला उदयराम ने। राजस्थानी शब्दकोश सीताराम लालस द्वारा, जिसमें कि 2 लाख शब्द है कुल। राजस्थान का पहला रंगमंच राम प्रकाश थिएटर, जो कि जयपुर में राम सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित किया गया। भवानी नाट्यशाला की स्थापना झालावाड़ में भवानी सिंह ने की गई। इसके बाद है दोस्तों भरतेश्वर बाहुबली गौर, जो कि वज्रसेन सूरी। भरतेश्वर बाहुबली राज शालिभद्र सूरी। अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त व्यास। कनक सुंदर 1903 में ये पहला उपन्यास है कनक सुंदर। और विश्रांत प्रवास और केसर विलास ये शिवचंद भरतिया द्वारा रचित है दोस्तों। तो कनक सुंदर जो है वो 1903 में पहला उपन्यास है। इसके बाद विश्रांत प्रवास पहली कहानी है और केसर विलास जो है पहला नाटक है राजस्थानी भाषा का। तो ये तीनों शिवचंद भरतिया द्वारा रचित है। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको याद रख लेना है। प्रथम पहला उपन्यास, पहली कहानी और पहला नाटक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है दोस्तों राजस्थानी भाषा का दूसरा उपन्यास, जो कि चंपा है, जिसकी रचना श्री नारायण अग्रवाल ने की है। ये भी महत्वपूर्ण है। बादली, बादली जो है चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा रचित है। ये यहाँ से महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। ये 11th-12th की बुक में दे रखी है रचनाएं, ये आपको याद रखनी है। तो बादली की रचना जो है चंद्र सिंह बिरकाली ने की है। इन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं की है तो लू, डांफर, बालसाद और है के मुकरनी, सांझ, मरु महिमा, ये आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न एक निश्चित है आएगा दोस्तों। ये वाला टॉपिक यहाँ से आपको, ये पेपर आपको याद रखना पूरा, क्योंकि ये कक्षा 11 और 12 की जो राजस्थानी भाषा की पुस्तक है उसमें दे रखे। इसके बाद दुर्गादास की रचना याद रखनी है। दुर्गादास रचना जो है डॉक्टर नारायण सिंह भाटी की है। इनकी और रचनाएं है ओलू, सांझ, मेघदूत, जीवनधर, परमवीर, दुर्गादास, कलप, मीरा, बरसारा डिगोड़ा, डूंगर लांगिया, पतियारो, मनक ने समझाणो दोरो है। ये आपको इनकी रचनाएं याद रखनी है। आगे दोस्तों बात करते कानदान कल्पित। इनकी प्रमुख रचना है सिखडली मरुधर मारो देश, ये भी आपको याद रखना है। अब है वचनिका। वचनिका जो है गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, उसे वचनिका कहते हैं। इसके बाद बात करते सबसे प्राचीन दवावेद। सबसे प्राचीन दवावेद नरसिंहदास गोडरी दवावेद है। अब ये दोस्तों ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया है। लेकिन अब जो हम क्लास 10th की बात करें, जो क्लास 10th की RBSC में जो राजस्थानी साहित्य टॉपिक दिया हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। कम से कम इसे तो आपको पूरा याद करके ही जाना है। तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। इसमें भी वापस वही है दोस्तों कि राजस्थानी साहित्य को काल विभाजन किया गया। वीर गाथा काल पढ़ लिया, जो कि पहले ही हमने 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी। इस प्राचीन काल या वीर गाथा काल की महत्वपूर्ण रचना आपको याद रखनी है रणमल चंद श्रीधर व्यास द्वारा रचित। इसके बाद जैन रचनाएं भी है उल्लेखनीय बहुत सारी। तो इसमें शॉर्ट में ही दिया गया है, तो यहाँ से प्रश्न भी आ सकता है, तो आपको याद जरूर रखना है। इसके बाद पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी। इसकी प्रमुख रचनाएं है मीराबाई के पद, वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज द्वारा रचित, राम रासो माधोदास दधिवाड़िया द्वारा रचित, हरिरस देवीयाण ईश्वरदास द्वारा, नाग दमन सायाजी झूला। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें से तो कुछ भी आपको छोड़ना नहीं, ये तो सब याद ही रहना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद है उत्तर मध्यकाल। इसे श्रृंगार रीति एवं नीतिपरक काल भी कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि से शांति का काल था, जिसका समय है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, रघुनाथ रूपक मंचाराम द्वारा। इसके अलावा इस काल की उत्तर मध्यकाल की प्रमुख रचनाएं है राजियारा सोटा, चक्रियारा सोटा, बहरियारा सोटा, मोतियारा सोठा। इसके बाद आगे बात करते हैं हम आधुनिक काल, जिसे विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त काल मानते हैं, जो कि 1850 से अब तक चल रहा है वो काल। इसमें बात करते ख्यात। ख्यात किसे कहते हैं दोस्तों? ये यहाँ से प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं कि इनकी जो परिभाषा जो है वो पूछ ली जाती है। ख्यात के बारे में है, जैसे रासो है इनके बारे में। तो ख्यात है राजाओं के अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि का इतिहास जो होता था वो ख्यात के रूप में लिखा जाता था। तो महत्वपूर्ण ख्यात कौन सी है? दयाल दासरी ख्यात। तो दयाल दासरी ख्यात जो है बीकानेर के राव बिक्काजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब जो भी आप पढ़ रहे हो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा और है मूर्णो नैनसिरी ख्यात, जो कि पहले भी हमने पढ़ा है। आगे आती है वचनिका। वचनिका कैसे कहते हैं? तुकांत गद्य एवं पद्य रचना होती है, उसे वचनिका कहते हैं। प्रमुख वचनिका है अचलदास खीचीरी वचनिका, जो कि शिवदास गार्डन द्वारा रचित है। इसके बाद राठौड़ रतन सिंह महेश सदा सोत्री वचनिका खिड़िया जग्गा द्वारा। इसके बाद राजस्थानी भाषा में लिखित है। ये जो है वचनिका, इसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग होता, तो ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं। वचनिकाएं राजस्थानी भाषा में लिखी जाती है, ये महत्वपूर्ण है, आप याद रख लेना। इसके बाद होती है दवावेद। दवावेद जो है उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उर्दू और फारसी के शब्दों से किसका निर्माण होता है? दवावेद का। ऐसे प्रश्न आते हैं और आएंगे निश्चित ही। अखमाल देवडारी दवावेद, महाराणा जवान सिंह दवावेद, राजा जय सिंह दवावेद। इसके बाद आती है वात। तो कहने और सुनने की विशेष विधा
जो होती है उसे वात कहते हैं। गद्यमय और पद्यमय और गद्य पद्यमय तीनों रूपों में हो सकती है, यानी कि वात जो होती है वो गद्य के रूप में भी हो सकती है, पद्य के रूप में भी हो सकती है और गद्य पद्य दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। तो राव अभर सिंह री वात, खींचियारी वात, पाबूजी री वात, कानड़देरी वात, अचलदास खींची री वात, ये प्रमुख वात है दोस्तों। इसके बाद आता है झूलना। झूलना किसे कहते हैं? राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद जो है वो झूलना है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। ये राजस्थानी भाषा का मात्रिक छंद जो है वो झूलना। अमर सिंह राठौड़ झूलना, राजा गज सिंह झूलना, राव सुल्तान देवड़ेरा झूलना। इसमें इनके लेखक के बारे में कुछ दे नहीं रखा किताब में, इसलिए नहीं लिखा है दोस्तों, जो दे रखा वही हम पढ़ रहे। आगे बात करते हैं पर्ची। तो संत महात्माओं का जीवन परिचय जो होता है वो पर्ची के रूप में होता है, यह पद्यबद्ध होता है। संत नामदेवरी पर्ची, कबीरी पर्ची, संत रैदासरी पर्ची, पिपारी पर्ची, दादूरी पर्ची, मीराबाईरी पर्ची, ये प्रमुख पर्चियाँ है। आगे बात करते हैं प्रकाश। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश जो है राज प्रकाश, जो कि किशोर द्वारा रचित है। प्रकाश में दोस्तों राजा महाराजाओं के उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उन पर प्रकाश डाला जाता है, तो वो प्रकाश के रूप में होते। तो राज प्रकाश किशोरदास, महायश प्रकाश आशा मान सिंह, सूरज प्रकाश कविया कर्णिदान। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब है मर्स्या। मर्स्या किसे कहते हैं? मृत्यु पर शोक प्रकट करने हेतु मर्स्या लिखे जाते थे। राणे जगपत राम मर्स्या, जो कि मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर रचित है। इसके बाद है रासो। रासो से बहुत बार प्रश्न दोस्तों आ चुका, राजस्थान की कई भर्तियों में यहाँ से प्रश्न आता है हर बार, तो ये महत्वपूर्ण है। तो रासो किसे कहते हैं? राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। जिसका विस्तृत वर्णन हो, ये शब्द याद रखना है आपको, जहाँ पे कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता इनका विस्तृत वर्णन हो तो उसे रासो कहते हैं। पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्र बरदाई द्वारा रचित है। इसके बाद रतन रासो, जो कुंभकर्ण द्वारा रचित है। इसके बाद बिसलदेव रासो, नरपति नाल, सगत रासो, गिरधर आसिया, कुमार रासो, दलपत विजय, रतन रासो, कुंभकर्ण और हमीर रासो, जोधराज। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये यहाँ से तो आपको याद ही रखना, पूरा इंपॉर्टेंट है ये पूरा। आगे बात करते हैं विगत की। तो विगत किसे कहते हैं? किसी विषय का विस्तृत विवरण हो तो उसे विगत कहते हैं। मारवाड़ रा परगनारी विगत मुनोत नैन्सी ने लिखी है। आगे है रूपक। वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का वर्णन रूपक के रूप में मिलता है। गजगुण रूपक, रूपक गोगा देजिरी और राज रूपक। इसके बाद वेली। दईदास जेतावत्री वेली, रतन सिंह खिवावत्री वेली, राव रतनरी वेली, वेली किशन रुक्मणी री, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित है। इसके बाद है दोस्तों सिलोका। साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए जो है उन्हें सिलोका कहते हैं। राव अमर सिंह रा सिलोखा, अजमाल जीरो सिलोखो, राठौड़ कुशल सिंह रा सिलोखा, भाटी केहर सिंह रा सिलोखा। अब हम कुछ आधुनिक राजस्थानी साहित्य की बात कर लेते हैं, जो कि आधुनिक राजस्थानी साहित्य में प्रमुख रचनाएं कौन सी? कवि उमरदान की कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का चित्रण मिलता है। द्रौपदी विनय, जो कि रामनाथ कविया द्वारा रचित है। इसके बाद रेवतदान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के विरुद्ध है। सेनानी मेघराज मुकुल, राधा सत्यप्रकाश जोशी, जुड़ाव पारस अरोड़ा, गांव गोवर्धन सिंह शेखावत, कठे की वेगो है तेज सिंह जोधा, सोजती घेट और पग फेरो मणि मधुकर। ये तो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है दोस्तों। इसके बाद बोले सरनाटो और बाचा में भूगोल हरीश बदाणी की, पागी कावड़ और मारग चंद्र प्रकाश देवल, रेंद्र रोही अर्जुन देव चारण। इसके बाद है दोस्तों उत्तरियो है आभो, ये है मालचंद तिवाड़ी की। इसके बाद लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की कुछ रचनाएं देख लेते। वैसे तो इसकी बात हमने पहले की है, लेकिन और आप याद रख लेना एक बार फिर से। मांजल वात, अमोलक वाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, केरे चकवारी बात। इसके बाद विजयदान देथा, जिन्हें बिज्जी जी के नाम से भी जानते हैं। इनकी प्रमुख है बातारी फुलवारी, जिसके 14 खंडे। इसके अलावा दुविधा, उलझन, अलेकू हिटलर, सपन प्रिया, उलझन, अंतराल, चौधराइन की चतुराई। इसके बाद है दोस्तों यादवेंद्र चंद्र शर्मा की। इनका प्रमुख काव्य है जमारो, समंद और थार, और उपन्यास है हु गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी। इसके बाद बात करते हैं नथमल जोशी की। इनके कहानी संग्रह है पर्ण्योड़ी कुंवारी, और उपन्यास है आभे पटकी, दोहरारो दोहरी, एक बिंदनी दो बींद। अब दोस्तों ये रचनाएं पूरी हो गई है। इसके बाद हम कुछ साहित्यिक पत्रिकाएं भी देख लेते हैं, जिससे भी प्रश्न आने की संभावना है, जो कि NCERT RBSC की बुक में दी हुई है। तो वातायन, पहली वातायन जो है ये हरीश बदाणी द्वारा बीकानेर से प्रकाशित की जाती थी। वातायन हरीश बदाणी बीकानेर से। इसके बाद लहर प्रकाश जैन अजमेर से, और विजेंद्र भरतपुर से। संबोधन कमर मेवाड़ी द्वारा काकरोली से। कविता भागीरथ भार्गव द्वारा अलवर से, और बिंदु जो है उदयपुर से प्रकाशित होती थी। इसके बाद संप्रेषण चंद्रभानु भारद्वाज द्वारा। मधु माधवी नलिनी उपाध्याय। मधुमती राजस्थानी साहित्य अकादमी की जो पत्रिका थी वो मधुमती के नाम से प्रकाशित होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना है, मधुमती राजस्थानी साहित्य अकादमी की।
इसके अलावा जागती ज्योत राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा, ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है, जागती ज्योत और मधुमती। इसके बाद हरावल जो कि सत्यप्रकाश जोशी द्वारा, और ओल्यू किशोर कल्पनाकांत, और मरुवाणी चंद्र सिंह। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। हमने जितना हो सकता है उतना कवर कर लिया है पूरा एकदम। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम बात करते हैं कि ये आपको PDF कहाँ मिलेगी। तो ये PDF आपको शिक्षा आलोक राजस्थान एग्जाम नामक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे ये PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसमें कोई कमी रही हो तो वो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं। और ये भी ज़रूर बताएं कि अगली क्लास आपको किस विषय की चाहिए, कि ऐसी एक ही क्लास में हम पूरा विषय कंप्लीट कर देंगे, यानी पूरी विषय, जैसे कंप्यूटर है, विज्ञान है, इसकी एक क्लास में मैराथन में पूरे नोट्स आपको पढ़ाए जाएंगे और उसकी PDF भी दे दी जाएगी। तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देवे, जिससे कि आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।